हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस जो इस साल आपका PT3 होने वाला है, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। इससे पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं सैंपल पेपर को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स देन द वर्क डन इज सेट। देखिए मान लीजिए ये हमारा ये बॉक्स है, इसको हम इस तरह इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है इसका, परपेंडिकुलर टू द फोर्स, मतलब इस तरह। अगर मान लीजिए ये फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है तो ये परपेंडिकुलर हुआ। और हम जानते हैं वर्क डन बराबर क्या होता है, F इंटू एस इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पे जो 90 आ रहा है ना, ये 90, ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, F इंटू एस और यहाँ पे कोस 90। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि कोस 90 है ना, अगले साल आएगा आपके ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन अभी आप इसको रिमेंबर कर ले, ठीक है। तो इसको आप मेमोराइज कर लें। कोस 90 की वैल्यू होती है 0, यानी कि 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 जूल। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, द अर्थ एटमॉस्फेयर हेल्ड बाय द, ठीक है। इसमें ए विंड, क्लाउड्स, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, ग्रेविटी के कारण। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द हनी बी इज एन इटालियन स्पीसीज, ठीक है। इनमें से कौन सी स्पीसीज है, तो देखो ए तो नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है, एपिस मेलिफेरा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन पजेस एनर्जी एंड कैन डू वर्क, दिस एनर्जी इज कॉल्ड। देखो मोशन के कारण कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी, साफ साफ मालूम चल रहा है। तो इसका आंसर क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², जिसमें m क्या होता है, मास होता है, ठीक है, और ये v क्या होता है, वेलोसिटी होता है, जिसके कारण ये मोशन में काइनेटिक एनर्जी पजेस करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड ट्रेवल्स थ्रू विच मीडियम। साउंड देखो सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड में भी और गैस में भी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। जी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है, डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू आइडेंटिकल बॉडीज आर इन मोशन द बॉडी विद अ हायर वेलोसिटी हैज। देखो देखो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था हाफ mv², और ये मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही लगेगा इसमें, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा होगी, देखो हायर वेलोसिटी, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। देखो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के, ठीक है, वेलोसिटी के स्क्वायर के, ठीक है, इसके प्रोपोर्शन है। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर ये नीचे आता रेसिप्रोकल में 1/v, तब ये बढ़ता तो ये घटता, ठीक है। अभी क्या होगा, ये बढ़ गया तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तो हायर काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। राइस में होता है, ये तो नहीं होगा, मिलेट्स इसमें भी नहीं, इसमें और ये इसमें भी नहीं होता, ठीक है। ग्राम, ठीक है, इस ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्राम में क्या होता है, प्रोटीन होते हैं और कैल्शियम होते हैं, ठीक है, कैल्शियम ये होते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर दिया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून सरफेस इज, ठीक है। मून सरफेस का आपका एक एक्सप्रेशन भी आया था बुक में, ठीक है। तो ये क्या होता है, 1/6 ऑफ द वेट ऑफ ऑन द अर्थ, ये इसका करेक्ट आंसर है, इसका एक्सप्रेशन है बुक में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर कॉल्ड। अब ये जो क्या होता है इसको हमें बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, रेयरफैक्शंस, ठीक है। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जब बैकवर्ड मूव करता है तो वो क्या, लो प्रेशर को क्रिएट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेयरफैक्शंस, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेक्शन बी को करते हैं। तो देखिए सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ द एवरेज ह्यूमन ईयर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। अभी 20 किलो को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ध्यान रखना 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, इसके बीच में ह्यूमन एवरेज ह्यूमन ईयर ऑडिबल होता है, ठीक है। इसके लेस देन होगा तो वो नहीं होगा, इसके आउटर होगा तो वो नहीं होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको हम देखते हैं। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका, और ये ऑब्जेक्ट इस तरह से ग्राउंड पर आ रहा है, ठीक है, ये ग्राउंड मान लेते हैं,
तो ये ग्राउंड पर ये आ रहा है नीचे की तरफ, तो इस पे क्या लग रहा है, जी लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स अर्थ फ्रॉम a certain height, then its velocity changes and this produce acceleration due to ग्रेविटी, ठीक है। देखो जब भी ये ऑब्जेक्ट फॉल्स करेगा ना फ्रीली, तो इसकी क्या वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और वो किसके कारण होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और इसकी वैल्यू और लिख देना, जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अ मास ऑफ 10 kg इज एट पॉइंट A on the table, ठीक है। It is moved to a point B, ठीक है। If a line joining A B is horizontal, what is the work done the object by gravitational force, ठीक है। देखो इस तरह से ये बॉक्स मान लीजिए, ठीक है, और ये बॉक्स A से B की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, ये S मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स लग रहा है G, इस तरह से। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, और ये ग्रेविटी फोर्स लग रहा है ना, तो इसको F भी मान सकते हो तुम, ठीक है। तो W बराबर क्या होता है, Fs कोस थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 90, और मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था कोस 90 का होता है 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा इस केस में 0 ड्यू टू ग्रेविटी जो वर्क करेगा ना इस पे वो 0 जूल का करेगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 0। हाउ कैन इट बी रिड्यूस, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखिए ये क्या होता है, मल्टीपल वो होता है रिपीटेड, इसमें ये लिख देंगे आप द रिपीटेड मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड, ये साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, ठीक है। साउंड इन एनी बिग एनक्लोज्ड स्पेस, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन, ठीक है, ठीक है। और ये रिड्यूस अगर हमको करना है तो ये कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम, ठीक है, इसको रिड्यूस करते हैं कवरिंग करके, ठीक है, कवरिंग द सीलिंग पर कवरिंग कर दो, या फिर वॉल्स पे आप कवरिंग कर दो, ठीक है, वॉल्स ऑफ एनक्लोज्ड स्पेस विथ साउंड एब्जॉर्बिंग, ठीक है, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। और ये मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो ये मटेरियल्स हो सकता है आपका फाइबर बोर्ड, ठीक है, फाइबर बोर्ड, या फिर आपका लूज वुलेंस हो सकता है, ठीक है, या फिर थिक कर्टेन हो सकता है, एक्सेट्रा करके ये आप लिख कर आ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो इंटरक्रॉपिंग के क्या होते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखिए इसके क्या क्या एडवांटेज है, सबसे पहले ये आपका प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट्स पेस्ट, ठीक है। और क्या करता है, ये डिजीज को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है, डिजीज टू स्प्रेड, ठीक है, प्रिवेंट पेस्ट एंड डिजीज टू स्प्रेड, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट में आप इसमें लिखेंगे कि इट ऑल्सो इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी, ठीक है, ये सोइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है, सोइल फर्टिलिटी, ठीक है। फील्ड की ये सारे क्या करते हैं, फील्ड के जो होते हैं ना पेस्ट और स्प्रेड डिजीज को कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है, और सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। अब बात करते हैं क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन क्या काम करता है, इसमें हम फर्स्ट पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले इंक्रीज करता है, ये भी इट इंक्रीजेस सोइल फर्टिलिटी,
ठीक है। और दूसरा इसमें कर देंगे प्रिवेंट, इट प्रिवेंट्स सोइल डिप्लेशन, सोइल डिप्लेशन, ठीक है। और एक और इसमें लिख सकते हैं इट रिड्यूस सोइल इरोजन, सोइल इरोजन, ठीक है। इस तरह से दोनों के दोनों जो प्रोसेस होते हैं ना, ये दोनों के दोनों वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स को बढ़ाते हैं, रिड्यूस करते हैं नीड ऑफ फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर की जो नीड है ना उसको दोनों को दोनों रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें देखिए एक्चुअल में क्या होता है, मोशन को ट्रैक कर सकता है, ठीक है, ग्रेविटेशन से हम मदद से कोई भी प्लेनेट का मतलब मोशन, या फिर रेनफॉल, सन स्नोफॉल कब होगा, टाइडल वेव्स, इसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे ऐसे इट एक्सप्लेन मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है। इस तरह से इसमें और लिख सकते हैं आप मोशन ट्रैक अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ, ठीक है। और आप बना के लिख सकते हैं फिनोमिना लाइक रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल, और आपका स्नोफॉल, वाटर साइकिल, ठीक है, इनको भी मेंटेन करता है वाटर साइकिल, इनके बारे में जानकारी दे सकता है, ठीक है। और इसके बाद हाउ टाइडल वेव्स ओरिजिनेट, ठीक है, इन सभी को बता सकता है ये, ठीक है, ग्रेविटेशन। इस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, और यहाँ से ये देख रहा है बॉल ऐसे फेंकी गई, ये ऊपर गई और फिर वापस ये नीचे आ गई, ठीक है, इस सिचुएशन में। और इसको टोटल जो टाइम लग रहा है ना यहाँ से ऊपर जाने और नीचे आने तक, उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकेंड, ठीक है। अब देखो इसमें हमें फर्स्ट क्या पूछा है, द वेलोसिटी विथ विच इट वॉज थ्रोन अप, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी निकालनी, शुरुआत में वेलोसिटी क्या रही होगी इसकी, ठीक है। तो हमें v इसमें निकालना है वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो ये जब यहाँ से यहाँ पर पहुंची, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी तो 0 हो गई, ठीक है, इसको u मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, u। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी हमें आइडेंटिफाई करनी है। लेकिन एक बात बताओ, जब भी कोई आप बॉल को ऊपर फेंकते हो तो एक पोजीशन पर जाकर वेलोसिटी 0 हो जाती है ना, तो ये v 0 हो गया, ठीक है, और u ये इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालना है। और यहाँ पर ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लग रहा है, g, नीचे की तरफ लग रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप क्या मानो, एक तरफ तो पॉजिटिव मान लो ऊपर की तरफ, और इस तरफ नीचे की तरफ क्या मान लो, नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब हम लगाते हैं मोशन की इक्वेशन, v बराबर क्या होता है u, ठीक है, और ये माइनस g और एक t। अब मैंने यहाँ माइनस क्यों रखा, क्योंकि देखो अपोजिट है ना माइनस, ठीक है। देखो u तो हमें निकालना है u, और यहाँ g की वैल्यू क्या रख देंगे 9.8, और t की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो t की वैल्यू है, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 सेकेंड और आने में 3 सेकेंड, तो यहाँ 3 कर लेना, ठीक है। तो अब देखो क्या आंसर आ जाएगा u, और ये माइनस में ना इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से u बराबर हमारे क्या निकल गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका आएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो u तो हमारे क्या आ गया 29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस एंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे u की वैल्यू लिख लेते हैं, u कितना आया हमारे पास 29.4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, तो इसकी हाइट निकालनी है, और हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है s। यहाँ पे s क्या काम करेगा, हाइट का काम, s बराबर क्या होता है ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि g के कारण है, g यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा ना अपोजिट डायरेक्शन में, और ये बॉल इसके अपोजिट में इसलिए, ठीक है। तो s बराबर क्या लिखूंगा, u की वैल्यू क्या है 29.4 और t की वैल्यू क्या है 3,
ठीक है, माइनस हाफ, जी की वैल्यू 9.8 और टी की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आपका क्या आ जाएगा 44.1 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका यही आएगा। ये इसको मैं मिटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ लिख देते हैं हम 44.1 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। देखिए ये बॉल आपकी यहाँ से यहाँ पर गई। ठीक है, मैं इसको बताता हूँ, देखो ये बॉल आपकी यहाँ से यहाँ पर गई। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर कहीं पर रुकती है। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगता है 3 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक लगता है 3 सेकेंड, और यहाँ पर 1 सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, 4 सेकेंड उसने पूछा है कि 4 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन क्या है। तो मैं क्या करूँगा, इस डिस्टेंस को निकाल लूँगा। ठीक है, और पूरी डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को घटा दूंगा तो ये मेरे पास बच जाएगा, और यही मुझे निकालना है। ठीक है, इस तरह से। तो देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे v की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर क्योंकि ये हायर पोजीशन पर v तो 0 हो जाता है, और यहाँ पर जो अब ये v है ना, यहाँ पर यहाँ से हमें निकालना है ना, तो यहाँ पर v u का काम करेगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा u। इसमें करेंगे s बराबर क्या होगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे v की तो दिक्कत ही नहीं है, हमने ये वाला फॉर्मूला लगा लिया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पर ये माइनस लगा दिया ना मैंने, यहाँ पर ये प्लस होगा। क्यों होगा, देखो देखो बॉल आपकी ऊपर ही ऊपर पहुंच गई, ये भी इस डायरेक्शन में और जी भी इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए मैंने प्लस ले लिया अब इसको। ठीक है, अब देखिए s बराबर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, s बराबर u की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करना है, और देखो ये तो 3 सेकेंड है, और यहाँ से यहाँ तक मतलब ये टोटल 4 सेकेंड दे रखा है, 4 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड। ठीक है, 0 इंटू 1 प्लस हाफ, जी की वैल्यू 9.8। ठीक है, और टी की वैल्यू 1 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4.9 मीटर। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है ना आपकी, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये हाइट जो है 4.9 मीटर है, और टोटल कितनी है आपकी, देखो यहाँ पे लिखा रहा था 44.1 मीटर। तो हमें ये वाली निकालनी है, ग्राउंड से कितना है। ठीक है, ग्राउंड से कितना है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 39.2 मीटर, क्योंकि हमें ये इसका बताना है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो अब 4 सेकेंड बताना है, तो हम वर्टिकली टॉप से, तो ये 4.9 है, इधर लिख देंगे फ्रॉम टॉप, और बॉटम से अगर ग्राउंड की बात करें तो 39.2, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, इस तरह से आप इन दोनों के आंसर लिख के आ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। देखो कभी भी आपको एनर्जी निकालनी होती है ना, और वो कमर्शियल यूनिट क्या होती है किलोवाट आवर। ठीक है, इस तरह से देखो आर तो दे रखा है आपको, अब इसको किलोवाट में चेंज कर लो, तो 1500। अब इसको किलो में करने के लिए क्या करेंगे 1000 नीचे लगा देंगे, और ये किलो का लगा देंगे। ठीक है, तो देखो 0000, तो ये क्या आ जाएगा 1.5 किलो वाट। ठीक है, अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी जो भी आती है आपकी, एनर्जी P इंटू टी होता है, पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो पावर कितनी है आपके पास 1.5। ठीक है, और इंटू टी कितना है आपके पास, देखो 10 है। ठीक है, 10, तो ये आपका क्या आ जाएगा आपके पास 15। ठीक है, एक पॉइंट से 0 हट जाएगा, तो 15 किलो वाट आर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। देखो मोशन के कारण है, तो यहाँ पर कौन सी आपका एनर्जी लगेगी, हाफ mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसमें देखो m की वैल्यू दे रखी है आपको 1500 kg, और इसमें वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है। तो वेलोसिटी को आप चेंज कर लेंगे सबसे पहले मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 घंटे में 3600 सेकंड। ठीक है, इस तरह से मैंने चेंज कर लिया। अब इसको कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, 5 और ये 18। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 300/18। अब इसको कैंसिल आउट कर लो वापस से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 150 और ये 9। ठीक है, और वापस से कर लो इसको कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 50
और ये 3, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मास दे रखा है हमको और ये दे रखा है, ठीक है। आप देखो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हाफ, एम की वैल्यू कितनी है 1500, ठीक है। और वी स्क्वायर 50/3 का होल स्क्वायर यानी 50/3 इंटू 15/3। तो अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे ना, कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू आपकी लगभग लगभग ये आ जाएगी 208,333.3 जूल, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 15 एट अ वेलोसिटी। ध्यान रखो कि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो वर्क डन में बदल जाएगी, ठीक है। वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आपके थ्योरेटिकल पार्ट का कॉन्सेप्ट है, तो ये मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये इसकी पहली काइनेटिक एनर्जी 208,333.3 और पहली क्या रहेगी 0, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही का यही आ जाएगा जूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सोनर डिवाइस सबमरीन सेंड्स आउट अ सिग्नल रिसीव्स एन इको 5 सेकंड लेटर, ठीक है। देखो इस तरह से कोई सबमरीन है, ठीक है, और ये सबमरीन किसी ऑब्जेक्ट से मतलब यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस करा, इससे टकरा के वापस आ गई, ठीक है। और इस पूरा टोटल टाइम लगा है टी, वो आपको लगा है इसमें टोटल जो इसमें दे रखा है 5 सेकंड, 5 सेकंड दे रखा है टोटल, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट द स्पीड साउंड इन वाटर इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सबमरीन इज 3625। जो इसकी डिस्टेंस दे रखी है ना वो कितनी दे रखी है 3625 मीटर। अब मेरे को ये बात बताओ कि साउंड यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से यहाँ तक गया, तो साउंड ने कितना ट्रेवल करा, यहाँ पर गया और फिर यहाँ पर गया, मतलब देखो टॉप से बॉटम जा रहा है फिर बॉटम से टॉप जा रहा है, तो इसका डबल हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी डी, वो आ जाएगी आपके पास। देखो एक तो ड्यू टू ट्रांसमिशन मतलब ऐसे गया, ठीक है। और एक क्या आया रिसेप्शन, ठीक है। एक तो आ गया आपका ट्रांसमिशन और एक क्या हो गया उसका रिसेप्शन, ठीक है। तो इसमें कितना है 3625 मीटर और इसमें भी क्या है 3625 मीटर, तो दोनों को दोनों ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा 7250 मीटर, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है आपको, देखो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस इसमें आपको दे रखी 7250 और टाइम आपको टोटल दे रखा है 5, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो s बराबर आपका कितना हो जाएगा 1450 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही हमें निकालना था कि देखो इधर स्पीड ऑफ द साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या रहेगी 1450 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कैप्चर फिशिंग। तो कैप्चर फिशिंग क्या होती है आपकी, इट इज अ मेथड इन विच, तो आप लिखेंगे इट इज a method in which fish are obtained from natural resources like, ये रिवर से निकाल जा सकती है, ठीक है, रिवर से, लेक से या फिर सी, ठीक है, इस तरह से। अब बात करते हैं मैरीकल्चर। देखो मैरीकल्चर क्या होता है, ये कल्चर होता है, लिख लेंगे इट इज द कल्चर ऑफ फिशेस इन सी और देखो सी और मरीन वाटर, ठीक है। ये हो गया आपका मैरीकल्चर। अब एक्वाकल्चर की बात करते हैं, तो एक्वाकल्चर में देखो ये मेथड ही होता है कल्चर ऑफ फिशेस इन फ्रेश वाटर ठीक है। इस तरह से इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप। तो केस स्टडी को हम पढ़ लेते हैं एक बार। फिश इज अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड द fin true fishes as well as shellfish such as prawns, mollusks. There are two ways of obtaining fish. One is from natural resources, which is called capture fishing. The other way is by fish farming, which is called culture fishery. The water source of the fish can be either sea water or fresh water.
फिशिंग कैन दस बी डन बोथ बाय कैप्चर कल्चर ऑफ फिश इन मैरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। देखो इसमें क्वेश्चन है फिश ऑब्टेनिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज आर टर्म एज, ठीक है। तो देखो नेचुरल रिसोर्सेज से देखो यहाँ पे दे रखा है कैप्चर फिशिंग, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे इस तरह से। देखो सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मरीन फिश वेराइटीज। तो देखो इसमें आपको दे रखा है पैम्पलेट, मैकरल, ट्यूना, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो इसमें जो मरीन फिश है उसमें हम ऊपर देख लेते हैं, केस स्टडी में आंसर होगा। देखो मरीन फिश की वेराइटीज में तीनों ही आ जाएंगे, ठीक है, तीनों दे रखे हैं आपको, तो इसमें डी लगा देंगे आप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयस्टर्स आर कल्टीवेटेड फॉर। तो इसका भी हम केस स्टडी में देखते हैं, इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए ऑयस्टर कल्टीवेटेड करता है सिर्फ इसको, पर्ल्स को, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए। तो अब हम केस स्टडी सेकंड को करते हैं। देखो साउंड के बारे में दे रखा है, आप ये इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, ठीक है, इस तरह से दे रखा है आपको। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर देता हूँ। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ना जो केस स्टडी का, साउंड वेव्स आर, ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो ए मिल जाएगा आपको, मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। साउंड वेव्स कैसे होती है, मैकेनिकल वेव्स। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ, ठीक है, कंप्रेशन क्या होता है, हाई प्रेशर का रीजन होता है, ठीक है। आपका साउंड में जब भी वेव्स बनाते हो ना तो वो हाई प्रेशर का रीजन होता है, ये भी केस स्टडी मिल जाएगा आपको एक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है व्हाट इज साउंड एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो हम साउंड में लिख देंगे, साउंड क्या होती है आपकी, साउंड is a form of energy and it comes from vibrations, ठीक है, और ये वाइब्रेशंस के कारण ये आपकी साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हम इसमें लिख देंगे आगे दीज वाइब्रेशंस क्रिएट साउंड वेव्स, और इन्हीं जो वाइब्रेशन है ना इन्हीं के कारण आपकी साउंड वेव्स बनती है, ठीक है, साउंड वेव्स विच मूव थ्रू मीडियम, और ये मीडियम में थ्रू ऑन होती है, ठीक है, थ्रू मीडियम। अगर मीडियम नहीं है तो वहां पे साउंड वेव भी नहीं होगी, ठीक है। मीडियम जैसे सच एज हम बोल सकते हैं, मीडियम में एयर हो सकता है आपका, वाटर हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा, इस तरह से, ठीक है। और अगर बात करें कि ये हाउ इज इट प्रोड्यूस, तो कैसे करता है ये आपका वाइब्रेटिंग बॉडी से करता है, ठीक है। तो लिख देंगे इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी में कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे मैंने ले लिया गिटार का, इसका ले लिया गिटार का। अब गिटार में क्या होती है, स्ट्रिंग्स होती है ना, बहुत सारी स्ट्रिंग्स होती है, उनसे आप क्या करते हैं, स्ट्रिंग से आप कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस जनरेट करते हैं, जिसके कारण वो वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से हम इसका आंसर अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सैंपल पेपर काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो। ऐसी इंफॉर्मेटिव सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपको साइंस और मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करना ना भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ये अगर नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।